Hello students, how are you? I hope you all are fine, all are good. I'm also fine, I'm also good. Stay at home, be safe, do hard work, obey your parents and follow the rules and regulations fixed by our government and follow the ethics and complete your homework properly and maintain the notes, and notes will be helpful for your in near future. Okay, now today we are discussing about reinsurance and double insurance. Reinsurance and double insurance. री-इंश्योरेंस क्या है? सबसे पहले हम री-इंश्योरेंस के बारे में जानते हैं कि री-इंश्योरेंस क्या है। री-इंश्योरेंस क्या है? अगर मान लीजिए हम कोई भी इंश्योरेंस कंपनी किसी भी पर्सन का इंश्योरेंस करती है और वो अकेले उस पर्सन का, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी किसी पर्सन का या किसी भी आपका प्रोडक्ट्स है, गुड्स है, किसी भी चीज का इंश्योरेंस अकेले नहीं कर पाती, वो दूसरे के साथ मिलके उसका इंश्योरेंस करती है। दैट इज कॉल्ड री इंश्योरेंस। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स और वाई। एक्स एक पर्सन है, वाई एक कंपनी है। मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल अमिताभ बच्चन का इंश्योरेंस किया गया था 600 करोड़ का। जब कंपनी उसका इंश्योरेंस करने के लिए गई तो उसने कहा कि मेरा 600 करोड़ का इंश्योरेंस करवाना है मुझे, अमिताभ बच्चन ने कहा था। तो इंश्योरेंस कंपनी उनका, अमिताभ बच्चन जी का 600 करोड़ का एक कंपनी उसको लेके, उसका जो एग्रीमेंट है, उनकी डील है, वो डील तो कर ली इंश्योरेंस कंपनी ने, लेकिन अकेले उसका वो इंश्योरेंस नहीं कर पाई। उसने क्या कहा, दूसरी कंपनी को अपने साथ मिला लिया और उनका री इंश्योरेंस किया। दैट इज कॉल्ड री इंश्योरेंस। मिलके, जैसे फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इन विच एन इंश्योरर enters into a contract with another insurer to insure the whole or part of risk covered by the first insurer। अब देख सकते हैं इसमें क्या कहा उसने, it happens when an insurance company feels that it cannot bear the entire risk alone by itself। अगर कोई भी कंपनी अकेले किसी का इंश्योरेंस नहीं कर पाती है, नहीं बियर कर सकती, तो क्या कहेगी, इन सच केस इट ट्रांसफर्स अ पार्ट ऑफ रिस्क टू अनदर कंपनीज। अगर उसका रिस्क वो अकेले बियर नहीं कर सकती है तो किसी दूसरी कंपनी पे उसका रिस्क ट्रांसफर कर देती है और इंश्योरेंस कंपनी दूसरी कंपनी को अपने साथ मिला लेती है। दैट इज कॉल्ड री इंश्योरेंस। गॉट इट? इट मींस दैट वी कैन से दैट री इंश्योरेंस। हाँ जी, री इंश्योरेंस के अंदर मैं फिर बताता हूं आपको, री इंश्योरेंस में कोई भी दो कंपनियां मिलके अकेली कंपनी डील कर लेती है, लेकिन जब वो देखती है कि वो रिस्क बियर नहीं कर सकती अकेले, तो दूसरे पे उसका रिस्क ट्रांसफर कर देती है, दूसरी कंपनी को अपने साथ मिला लेती है। दैट इज कॉल्ड री इंश्योरेंस। नाउ नेक्स्ट पॉइंट वी आर डिस्कसिंग डबल इंश्योरेंस। डबल इंश्योरेंस, जैसे मान लीजिए अगर आपको कुछ बेनिफिट चाहिए, फॉर एग्जांपल आप इंश्योरेंस करवाते हैं और आपको लगता है कि मुझे डबल बेनिफिट लेना है, तो आप क्या कराओ, खुद जाके दो कंपनियों से अपना इंश्योरेंस करवा लो। एक पहले ए कंपनी से, फिर बी कंपनी से। दो कंपनियों से अपना इंश्योरेंस करवाना
क्या कहलाता है? डबल इंश्योरेंस। इसकी डेफिनेशन क्या कहते हैं? व्हेन मोर देन वन इंश्योरेंस पॉलिसी इज टेकन टू कवर द सेम रिस्क। फिर सुनो, व्हेन मोर देन वन इंश्योरेंस पॉलिसी इज टेकन टू कवर द सेम रिस्क, देन इट इज नोन एज डबल इंश्योरेंस। यानी कि आप दो पॉलिसी, यानी कि वन इंश्योरेंस पॉलिसी इज टेकन टू कवर द सेम रिस्क, मोर देन वन इंश्योरेंस पॉलिसी, एक से ज्यादा पॉलिसी ले लेते हो आप, प्रीमियम भी फिर आपको दो तरह का भरना पड़ेगा, दो जगह प्रीमियम भरना पड़ेगा। उसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा, अगर भगवान ना करे कुछ मिस हैपनिंग होती है या मिस हैपनिंग नहीं हुई, तो मैच्योरिटी डेट पे आपको दोनों इंश्योरेंस पॉलिसी से, दोनों इंश्योरेंस कंपनियों से आपको पैसा मिलेगा। तो उसने क्या कहा, फिर क्या इंपैक्ट पड़ा इसका? डबल इंश्योरेंस अगर आप लेते हो तो उसका इंपैक्ट हम देख सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस पे इसका इंपैक्ट देखेंगे हम, और दूसरा इंपैक्ट हम कहां देखेंगे? आपका फायर इंश्योरेंस पे और मरीन इंश्योरेंस पे भी इसका इंपैक्ट हम देख सकते हैं। वो क्या है ये वो डिस्कस करते हैं हम लोग। उसने क्या कहा? पहला पॉइंट, लाइफ इंश्योरेंस पे क्या इंपैक्ट पड़ा? पहला पॉइंट, लाइफ, अगर हम डबल इंश्योरेंस कराते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है वो देखते हैं। कह रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस, डबल इंश्योरेंस में बी प्रॉफिटेबल, डबल इंश्योरेंस में भी प्रॉफिटेबल, आपका प्रॉफिटेबल हो सकता है, फायदेमंद हो सकता है आपके लिए, डबल इंश्योरेंस कराते हैं तो। मे बी प्रॉफिटेबल इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एज इंश्योर्ड कैन क्लेम फुल पॉलिसी मनी अंडर ऑल द पॉलिसीज। फिर उसने कहा ए पर्सन कैन टेक अप एनी नंबर ऑफ लाइफ पॉलिसीज फॉर एनी अमाउंट एंड एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी के समय वो क्या कर सकता है? ही शैल बी एंटाइटल्ड टू क्लेम मनी अंडर ऑल द पॉलिसीज। यानी कि ये प्रॉफिटेबल हो सकता है और सभी पॉलिसीज से, जितनी भी पॉलिसीज ली हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज ली हैं उसने, उन सभी से आपका क्लेम मैच्योरिटी डेट पे ले सकता है। ये इसके लिए बेनिफिट है। नाउ नेक्स्ट सेकंड पॉइंट वी आर डिस्कसिंग, फायर एंड मरीन इंश्योरेंस के ऊपर क्या बेनिफिट है, इनको क्या फायदा होता है? व्हेन द सेम सब्जेक्ट मैटर टू इंश्योर्ड विद मोर देन वन इंश्योरर, देन इंश्योर्ड कैन क्लेम हिज लॉस फ्रॉम ईच ऑफ द इंश्योरर। यानी कि इसी तरीके से फायर और मरीन इंश्योरेंस के केस में, यानी कि आग लगने के केस में, और मरीन यानी कि पनडुब्बी अगर डूबती है मरीन, उस केस में भी आप इंश्योरेंस कंपनी से अपने लॉस कवर कर सकते हैं। ये बेनिफिट है। अगर एक से ज्यादा डबल इंश्योरेंस लेते हैं, डबल पॉलिसीज लेते हैं, तो उसका बेनिफिट हमें जरूर मिलता है। ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, पर प्रीमियम डबल जाएगा फिर कोई बात नहीं, लेकिन आपको बेनिफिट भी मिलेगा इस चीज का। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट वी आर डिस्कसिंग पोस्टल सर्विसेज। पोस्टल सर्विसेज के बारे में हम डिस्कस करते हैं, और उसके बाद हम टेलीकॉम सर्विसेज के बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं हमारा पोस्टल सर्विसेज हमें क्या कहता है। पोस्टल सर्विसेज जो पोस्ट ऑफिस के अंदर, यानी कि पोस्टल सर्विसेज कौन सी सर्विसेज हैं? जो पोस्ट ऑफिस के अंदर आपको सर्विसेज मिलती हैं, दैट इज कॉल्ड पोस्टल सर्विसेज। पोस्ट ऑफिस में ऑल टाइप सर्विसेज व्हेन यू विल टेक, देन डेफिनेटली they are beneficial for you and beneficial for everyone. Postal services are important for a modern business. Indian Post and Telegram Department provides various postal services across India through 22 postal service circles. These circles manage day-to-day functioning of various head post offices, sub post offices and branch post offices। यानी कि सब पोस्ट ऑफिसेज जो हेड है उसकी बहुत सारी सब पोस्ट ऑफिसेज बनाई जा सकती हैं, या उसकी ब्रांचेस ऑफ पोस्ट ऑफिसेज भी बनाई जा सकती हैं। उनके द्वारा भी हमें बहुत सारी सर्विसेज
हमें मिलती हैं बहुत सारी सर्विसेज। पोस्ट ऑफिस हमें सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। सबसे पहला पॉइंट इन पोस्टल सर्विसेज में वी आर डिस्कसिंग फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंशियल फैसिलिटीज। अब इसमें हम बहुत सारी सर्विसेज पोस्टल सर्विसेज में हम देख सकते हैं, और क्या क्या हो सकती है। दे ऑफर वेरियस फैसिलिटीज फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग लेटर्स, पार्सल्स, मनी ऑर्डर, सैंपल्स एक्सेट्रा। द पोस्टल डिपार्टमेंट परफॉर्म्स द फॉलोइंग सर्विसेज। अब पोस्टल डिपार्टमेंट बहुत सारी सर्विसेज देता है, उसके अंदर हमारी सबसे पहले सर्विसेज कौन सी है? फाइनेंशियल फैसिलिटी, यानी कि पैसे से रिलेटेड फैसिलिटी है। पहली कौन सी है? पोस्टल डिपार्टमेंट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल फैसिलिटीज टू न्यूमेरियस पीपल ड्यू टू इट्स वास्ट कवरेजेस। पीपल कैन इन्वेस्ट इन पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम, PPF, किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट. It also performs banking functions of monthly income scheme, recurring deposit, saving account, time deposits, money order facility. तो ये सारी चीजें फाइनेंशियल से रिलेटेड, यानी कि PPF में आप अकाउंट खोल सकते हो, MIs का है या रिकरिंग डिपॉजिट्स हैं, बहुत सारी फैसिलिटी हमें पोस्टल सर्विसेज हमें पोस्ट ऑफिस हमें सर्विसेज देता है। तो पहली सर्विसेज हमारी फाइनेंशियल फैसिलिटी है। दूसरी अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट। अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट UPC। अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट इज ए सर्टिफिकेट issued by the post office on payment of prescribed fee when the sender wants to have a proof that he has actually posted the letter. अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट में अब सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराता है। पोस्टल सर्टिफिकेट कौन प्रोवाइड कराती है? पोस्ट ऑफिस, यानी कि गवर्नमेंट आपको सर्टिफिकेट देती है। और फिर इन ऑर्डर टू हैव सच ए सर्टिफिकेट द सेंडर नीड्स टू राइट द कंप्लीट एड्रेस। उसमें आपको पहले अपना एड्रेस भरना पड़ेगा और एड्रेस ऑफ द रिसीवर एंड सेंडर ऑन ए प्लेन पेपर एंड अफेक्ट्स द रिक्वायर्ड पोस्टेज ऑन इट। यानी कि पोस्टल सर्टिफिकेट में आपको दोनों के, रिसीवर के भी और आपके सेंडर के भी, दोनों के एड्रेस लिखने पड़ेंगे। दिस पेपर along with the letters in handed over the post office। उसके बाद पोस्ट ऑफिस में उसको लेटर को पोस्ट कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है। दिस पेपर नाउ services as an evidence of posting in case of any dispute about communication. It must be noted that UPC has to be written on the face of the mail। यानी कि रिटन डॉक्यूमेंट होता है और उसका आपके पास प्रूफ भी होता है। फाइनेंशियल फैसिलिटी देता है अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट। फिर उसके बाद क्या कहता है? रजिस्टर्ड पोस्ट, यानी कि कोई भी पोस्ट आपको एक जगह से दूसरी जगह पर भेजनी है, सेंडर का नाम और रिसीवर का एड्रेस, ये सारी चीजें आपको रजिस्टर्ड पोस्ट के अंदर भी डालनी पड़ती हैं। अब इसके बारे में क्या कह रहा है? रजिस्टर्ड पोस्ट इज ए पोस्टल सर्विस in which mail is registered by the post office at the time of sending in order to assure safe delivery। रजिस्टर्ड पोस्ट कराया जाता है, स्टैंप लगती है, उसका आपको प्रूफ भी मिलता है, दैट इज कॉल्ड रजिस्टर्ड पोस्ट। अगला पार्सल, अगर एक जगह से दूसरी जगह पर अगर आपको कोई सामान भेजना है, दैट इज कॉल्ड पार्सल। जैसे पार्सल पोस्ट इज ए सर्विस ऑफ ए postal administration for sending articles from one place to another through the post। It is one of the less expensive, यानी कि ये सस्ता भी है। आपके मेरिट्स और डीमेरिट्स भी पूछा जा सकता है इसमें। जैसे पार्सल में कहेगा ये आपका सस्ता एक तरीका है टू सेंड द पैकेज थ्रू पोस्ट that are too heavy to be sent by the regular letter post and is usually a slower method of ट्रांसपोर्टेशन। यानी कि पार्सल थोड़ा सा एज कंपेयर टू अदर थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है। और इसने क्या कहा? लेकिन सस्ता है लेकिन ये स्लो प्रोसेस है। अंडर पार्सल पोस्ट सर्विसेज, पार्सल्स ऑफ स्पेसिफाइड साइज वेट कैन बी सेंट अक्रॉस द कंट्री एज वेल एज आउटसाइड द कंट्री। पार्सल में हम एक देश से दूसरे देश को भी अपना कोई भी सामान भेज सकते हैं थ्रू पार्सल। फिर उसके बाद उसने क्या कहा? द पोस्टल चार्जेस वेरी अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ द पार्सल।
जो पार्सल में कोई भी सामान भेजा जाता है वो वेट के अकॉर्डिंग आपको उसके पैसे देने पड़ते हैं, उसका चार्ज पे करना पड़ता है पोस्ट ऑफिस में। फिर उसके बाद उसने क्या कहा, सेपरेट पोस्ट इज टू बी पेड फॉर इनलैंड एंड फॉरेन पार्सल पोस्ट, यानी कि एक देश से दूसरी जगह पे हम भेज सकते हैं और उसी के हिसाब से उसको चार्ज लगता है। नाउ इसके बाद हम डिस्कस कर सकते हैं स्पीड पोस्ट। स्पीड पे पोस्ट के बारे में भी डिस्कस करते हैं हम। स्पीड पोस्ट क्या कहता है हमारी, स्पीड पोस्ट में हम अगर मान लीजिए हमें एक कोई भी लेटर पोस्ट करना है जो कि हमें ज़रूरी डॉक्यूमेंट होता है कोई भी जो हमें फास्ट भेजना है, तो ये स्पीड पोस्ट एक हमारा अच्छा तरीका है भेजने का। स्पीड पोस्ट इज ए पोस्टल सर्विस विच प्रोवाइड्स फॉर टाइम बाउंड, यानी कि जितना समय कहा गया है उतने समय में स्पीड पोस्ट करनी ही पड़ती है, पहुंचना ही पड़ता है, पहुंचाना पड़ता है। किसको, पोस्ट ऑफिस को, गवर्नमेंट को ये सर्विसेज देनी पड़ती है स्पीड पोस्ट के अंदर। टाइम बाउंड होता है एंड एक्सप्रेस डिलीवरी ऑफ लेटर डॉक्यूमेंट एंड पार्सल अक्रॉस द नेशन एंड अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि स्पीड पोस्ट भी हम एक देश से दूसरे देश में कोई भी लेटर हम पोस्ट कर सकते हैं। इसके बारे में कुछ आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं स्पीड पोस्ट की, वो क्या हैं। द चार्जेस फॉर स्पीड पोस्ट आर रिलेटिवली मोर देन दैट ऑफ द ordinary mail or it varies according to distance। इसका चार्ज डिस्टेंस और वेट के अकॉर्डिंग भी, और जितनी जल्दी आपको भेजना है उसके अकॉर्डिंग भी आपको चार्ज ज़्यादा देना पड़ सकता है। फिर उसके बाद पोस्ट ऑफिस ऑल्सो पिक्स अप स्पीड पोस्ट मेल फ्रॉम द डोर स्टेप of the senders who sent bulk mail and regular basis। ये स्पीड पोस्ट उसके लिए भी अच्छा है जो रेगुलर बेसिस, जैसे कि भी कोई भी कंपनियां हैं, फाइनेंशियल कंपनी हैं या बैंक्स हैं, स्पीड पोस्ट के द्वारा अपने लेटर एक जगह से दूसरी जगह पर भेजते रहते हैं और इसका चार्ज भी एज कंपेयर टू अदर ठीक लगता है, ज़्यादा लगता है। फिर उसने और बात कही, स्पीड पोस्ट ऑफर्स मनी बैक गारंटी। ये सबसे अच्छी बात है, अगर आपका लेटर नहीं पहुंचा तो आपका मनी बैक गारंटी देता है, अंडर विच स्पीड पोस्ट फी विल बी रिफंडेबल इफ द कंसाइनमेंट इज नॉट डिलीवर्ड विद इन द पब्लिश्ड डिलीवरी नॉर्म्स। अगर हमारा जितने टाइम में हमें कहा गया है इतने टाइम में अगर हम पोस्ट को भेज देंगे, अगर वो नहीं भेज पाते हैं तो उसके लिए वो आपका सारा पैसा भी वापस करते हैं और पेनल्टी भी लग सकती है उनके ऊपर। तो स्पीड पोस्ट है। स्पीड पोस्ट फैसिलिटी speedy transmission of article to over 1000 destinations in India and 97 major countries across the globe, यानी कि 97 कंट्रीज में इसका चलन है और इसकी आपकी फैसिलिटी मिलती है स्पीड पोस्ट की। दिस सर्विस इज अवेलेबल 24 आवर्स एट स्पेसिफिक स्पीड पोस्ट सेंटर, यानी कि जो भी स्पीड पोस्ट के सेंटर बने हुए हैं उनमें 24 आवर आपको ये चीज इस चीज की किसी की स्पीड पोस्ट की फैसिलिटी मिल जाएगी। नाउ स्पीड पोस्ट के बारे में हमने डिस्कस किया। अब तक हमने 5 पॉइंट डिस्कस किए हैं। पहले हमने री इंश्योरेंस, उससे पहले री इंश्योरेंस डिस्कस किया, फिर हमने डबल इंश्योरेंस डिस्कस किया, इम्पैक्ट ऑफ डबल इंश्योरेंस डिस्कस किया, लाइफ इंश्योरेंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, फायर एंड मरीन इंश्योरेंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया। फिर हमने पोस्टल सर्विसेज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हम ऑलरेडी 5 पॉइंट हमने डिस्कस कर चुके हैं। पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया फाइनेंशियल फैसिलिटीज़, पैसे से रिलेटेड हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, जैसे एमआईज की स्कीम है, पीपीएफ की स्कीम है और रिकरिंग डिपॉजिट है, ये सारी। और उसके बाद अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट हमने डिस्कस किया, रजिस्टर्ड पोस्ट किया, पार्सल किया, हमने पार्सल भेजना हो एक जगह से दूसरे, और उसके बाद हमने स्पीड पोस्ट को डिस्कस किया। स्पीड पोस्ट हमने डिस्कस की, यानी कि स्पीड पोस्ट एज कम्पेयर टू अदर थोड़ा कॉस्टली भी होता है, लेकिन ये रिफंडेबल भी है और इसके जल्दी भी भेजा जा सकता है, इस पर हम ट्रस्ट भी कर सकते हैं। ट्रस्ट तो सारी चीज़ों पे हम कर ही सकते हैं, लेकिन स्पीड पोस्ट हमारा जल्दी पहुंचाने वाला एक तरीका है किसी भी लेटर को, या कोई भी आपका एक जगह से हो सकता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में हमें कोई भी सामान भेजना हो।
अब बारी आती है हमारी नेक्स्ट पॉइंट वी आर डिस्कसिंग कुरियर सर्विसेज। नंबर 6 पॉइंट हमारा है कुरियर। कुरियर सर्विसेज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। कुरियर इज ए मेल सर्विस, एक तरह की ये मेल सर्विस है। कुरियर प्रोवाइडेड बाय द प्राइवेट ऑपरेटर्स इन विच दे कलेक्ट लेटर्स, ये लेटर उठाते हैं और जहाँ पे पहुँचाना वो पहुँचा देते हैं। कलेक्ट लेटर एंड पार्सल फ्रॉम द डोर स्टेप ऑफ सेंडर एंड डिलीवर देम एट द प्लेस ऑफ द एड्रेस, वहाँ से ले लेते हैं और जहाँ पे इसको पहुँचाना हो वहाँ पे पहुँचाते हैं। डोर स्टेप पे, उसके दरवाजे पे तक पहुँचा देते हैं। जैसे कि ब्लू डार्ट है, DTDC है, और उसके बाद इसके बारे में हम इसकी क्या है कुरियर के हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको डिस्कस करते हैं, आपको बताते हैं। पहला पॉइंट, इट प्रोवाइड्स ए क्विक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि कुरियर के द्वारा हम जल्दी से जल्दी कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपना सामान भेज सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। फिर इसने इसमें क्या कहा, नो पोस्टेज इज रिक्वायर्ड टू बी अफिक्स्ड ऑन लेटर एंड पार्सल सेंट थ्रू द कुरियर। कुरियर, इसमें पोस्टेज की जरूरत नहीं पड़ती कुरियर के अंदर। फिर उसके बाद उसने क्या कहा, दूसरी बात, द चार्जेस पेबल फॉर प्राइवेट कुरियर सर्विसेज आर जनरली हायर इन कंपैरिजन ऑफ पोस्ट ऑफिस। अब पोस्ट ऑफिस से ज़्यादा इसके अंदर इसका चार्ज औरों से सबसे ज़्यादा कुरियर के अंदर लगता है, क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर के द्वारा किया जाता है। फिर उसके बाद उसने क्या कही, इट प्रोवाइड्स फैसिलिटीज फॉर नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। कुरियर कंपनी यूजेस रेलवेज, रोडवेज एंड एयरवेज फॉर कैरेज ऑफ आर्टिकल्स, यानी कि ट्रेन से भी, जहाज से भी, और प्लेन से भी, ट्रेन से भी, और बाय बस या बाय रोड से भी हम इसके कुरियर सर्विसेज को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं, और इसका चार्ज एज कंपेयर टू अदर ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट, इट कलेक्ट्स आर्टिकल्स फ्रॉम द डोर स्टेप ऑफ सेंडर्स एंड डिलीवर्स देम टू द रिसीवर्स, यानी कि आपके ऑफिस से आके लेके जाएगा लेटर और जहाँ पे पहुँचाना है उसको पहुँचा देगा। ये हमारा कुरियर का हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओवरनाइट एक्सप्रेस, ब्लू डार्ट एक्सप्रेस, और उसके बाद DTDC आर सम ऑफ द प्राइवेट कोरियर्स ऑपरेटिंग इन आवर कंट्री। अपनी कंट्री में जैसे कुछ DTDC है, ब्लू डार्ट है, ऐसी कुरियर सर्विसेज देने वाली कंपनियां हैं जो हमें सर्विसेज देती हैं और आपके घर से लेटर ले जाएंगे और जहाँ तक पहुँचाना हो, जहाँ पे आपको भेजना है वो भेज देती है। ये चीज़ें हमने डिस्कस की। फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं अदर पोस्टल सर्विसेज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी हम अदर पोस्टल सर्विसेज में पहले हमने क्या क्या किया, पहले हम री इंश्योरेंस किया, री इंश्योरेंस के बारे में डिस्कस किया था, डबल इंश्योरेंस के बारे में डिस्कस किया, इम्पैक्ट ऑफ डबल इंश्योरेंस किया। इम्पैक्ट ऑफ डबल इंश्योरेंस के अंदर हमने 2 पॉइंट डिस्कस किए थे। पहला पॉइंट किया हमने, क्या किस पे इम्पैक्ट पड़ता है, लाइफ इंश्योरेंस पे। फिर हमने फायर एंड मरीन इंश्योरेंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसके बारे में डिस्कस किया। फिर हमने पोस्टल सर्विसेज के बारे में स्टार्ट किया डिस्कस करना। पोस्टल सर्विसेज के बारे में हमने पहले फाइनेंशियल फैसिलिटी डिस्कस की, फिर अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट किया, रजिस्टर्ड पोस्ट किया, पार्सल किया, स्पीड पोस्ट की, कुरियर सर्विसेज के बारे में हमने डिस्कस की। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं 7th पॉइंट वी आर डिस्कसिंग अबाउट विद यू अदर पोस्टल सर्विसेज। अदर पोस्टल सर्विसेज में हम सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं ग्रीटिंग पोस्ट, यानी कि 7th पॉइंट में हम सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं ग्रीटिंग पोस्ट। ग्रीटिंग पोस्ट के बारे में वो क्या कहता है, ग्रीटिंग कार्ड्स कैन बी सेंट थ्रू पोस्ट ऑफिसेज टू पीपल ऑन डिफरेंट ओकेजन्स। अगर मान लीजिए आपको जैसे होली है, दिवाली है, भाई दूज है, रक्षाबंधन है, उसमें अगर आप कोई भी अपना ग्रीटिंग कार्ड्स उसमें राखी डाल के भी आप भेज सकते हैं ग्रीटिंग कार्ड्स पे, और उसको ग्रीटिंग कार्ड पे उस पर अपनी विशेस लिख के भेज सकते हैं। दैट इज कॉल्ड पोस्ट ऑफिस के द्वारा हम इसको भेज सकते हैं ग्रीटिंग कार्ड, ग्रीटिंग पोस्ट। ये सस्ता भी है हमारा काफ़ी। फिर उसके बाद मीडिया पोस्ट, बिजनेस एंटरप्राइज कैन एडवर्टाइज देयर ब्रांड्स थ्रू पोस्ट कार्ड्स, एनवलप्स, टेलीग्राम्स एक्सेट्रा, यानी कि पोस्ट कार्ड और एनवलप के द्वारा भी हम अपना मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पर हम कन्वे कर सकते हैं।
फिर हमने डिस्कस करना है थर्ड पॉइंट, वी आर डिस्कसिंग डायरेक्ट पोस्ट. डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग कैन बी डन थ्रू एड्रेस्ड एंड अनएड्रेस्ड डायरेक्ट पोस्ट, यानी कि एडवर्टाइजिंग के द्वारा भी हम अपना मैसेज पोस्ट कर सकते हैं. इसके बाद आइए बारी इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर. इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर से भी हम भेज सकते हैं. पोस्टल डिपार्टमेंट हैज कोलैबोरेटेड विद वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज यूएसए फॉर रेमिटेंस ऑफ मनी फ्रॉम 185 कंट्रीज टू इंडिया, यानी कि अपना पैसा भी हम एक जगह से, एक कंट्री से दूसरी कंट्री पे हम भेज सकते हैं. अदर पोस्टल सर्विसेज में इस तरह की सर्विसेज भी हमें पोस्ट ऑफिस के द्वारा मिल जाती है. नेक्स्ट, पासपोर्ट फैसिलिटीज. अगर पासपोर्ट बनवाना है तो उसकी फैसिलिटी भी हमें मिल जाती है. उसने क्या कहा, पोस्टल डिपार्टमेंट हैज एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. एज ए रिजल्ट, पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड्स पासपोर्ट एप्लीकेशन फॉर्म एंड ऑल्सो एक्सेप्ट्स फिल्ड अप फॉर्म्स. यानी कि इसने क्या कहा, मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर से किसने, पोस्ट ऑफिस ने डील की है. उन्होंने डील करके उसने कहा कि जो पासपोर्ट का बनाने का काम वो भी हम कर सकते हैं, और इसमें देखा गया है कि काफ़ी कामयाबी भी मिली है. तो हमें ये सर्विसेज भी, हमें पासपोर्ट फैसिलिटी भी मिल जाती है. फिर उसके बाद ई बिल पोस्ट. ई बिल पोस्ट भी, जैसे कि द पोस्ट ऑफिस कलेक्ट बिल पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ BSNL, एयरटेल एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस. और इन ई बिल के ई बिलिंग की भी फैसिलिटी पोस्ट ऑफिस हमें देता है कंपनियों के लिए. नाउ डिस्कसिंग अबाउट नेक्स्ट पॉइंट, हम अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं. उसके बारे में क्या कहा गया, 8th पॉइंट, पोस्टल सेविंग स्कीम्स. हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं पोस्टल सेविंग स्कीम्स. कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जो आपको बेनिफिट लगती है, बेनिफिट देती है, लॉन्ग टर्म की होती है, जो आपको काफ़ी पैसा भी प्रोवाइड कराएगी, आपको हर महीने की कुछ इनकम भी जनरेट करेगी. उसको बोलते हैं पोस्टल सेविंग स्कीम्स. पोस्ट ऑफिस की कुछ स्कीम्स हैं, उन स्कीम्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं. इसने क्या कहा, पहला पॉइंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, RDA. रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, उसने क्या कहा, आप अपना एक अकाउंट खोल सकते हैं जिसमें आप थोड़ा थोड़ा पैसा, यानी कि थोड़ा थोड़ा फिक्स अमाउंट से हर महीने, जैसे 500 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये हर महीने रिकरिंग, माने बार बार थोड़ा थोड़ा पैसा डाल सकते हो. और एक स्कीम क्रिएट आपको देगी पोस्ट ऑफिस स्कीम. उसके बाद उस पैसे को आप एक 10 साल के लिए डिपॉजिट कर सकते हो. 10 साल तक लगातार थोड़ा थोड़ा पैसा जमा कराइए, एक अच्छा खासा अमाउंट आपको 10 साल के बाद रिफंड हो जाएगा विद इंटरेस्ट. उसने क्या कहा, पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इज ए बैंकिंग सर्विस offered by Department of Post and Government of India at all the post office and all the post office country counters in the country. देश के अंदर बहुत सारी जहाँ पे भी पोस्ट ऑफिस खुले हुए हैं उन सब में आपको ये स्कीम देखने को मिल जाएगी. पोस्ट ऑफिस की आपकी रिकरिंग डिपॉजिट की स्कीम. इसमें कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो क्या कहे, उसने क्या बताए. रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट कैन बी ओपन्ड बाय एनी इंडिविजुअल, किसी के द्वारा भी इसको रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट को खोला जा सकता है. ए सिंगल अडल्ट और 2 अडल्ट्स जॉइंटली, यानी कि 2 भी खोल सकते हैं, सिंगल भी खोल सकता है, या फिर सिंगल भी खोल सकते हैं, जॉइंटली भी खोल सकते हैं इसको रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट को. फिर इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और भी हैं. द मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन ए पोस्ट ऑफिस RDA इज ₹10. 10 रुपए से आप इसकी स्टार्टिंग कर सकते हो. एंड देन इन मल्टीपल ऑफ ₹5 फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर. 5 साल तक मिनिमम है ये आपका रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट. 5 साल तक के लिए एटलीस्ट आपको जमा कराना पड़ता है. देयर इज नो प्रिस्क्राइब्ड अपर लिमिट ऑफ द ऑन द इन्वेस्टमेंट, यानी कि अपर लिमिट, मैक्सिमम लिमिट कोई नहीं है आपकी, कितना ही पैसा इसमें जमा करा सकते हो. हर महीने आप इसमें थोड़ा थोड़ा पैसा डाल सकते हैं. दूसरा, नेक्स्ट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट. नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ये गवर्नमेंट NSC गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जाते हैं. नेशनल सर्टिफिकेट, सेविंग सर्टिफिकेट्स आर सर्टिफिकेट्स इशूड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आर अवेलेबल टू एट ऑल पोस्ट ऑफिस कंट्रीज इन द काउंटर्स इन द कंट्री.
फिर उसने क्या कहा, एनी इंडिविजुअल, यानी कि कोई भी अकेला भी इसको ले सकता है या ज्वाइंटली भी आप इसको खरीद सकते हो, एनएससी सर्टिफिकेट ले सकते हो, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। फिर उसके बाद इसने क्या कही, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके, कह रहा है एनी इंडिविजुअल और ऑन बिहाफ ऑफ माइनर एंड ट्रस्ट कैन परचेज एनएससी। आप माइनर के लिए भी आप इसको एनएससी को खरीद सकते हो, ट्रस्टी उसकी देखभाल करेगा, और बाय द अप्लाइंग बाय द पोस्ट ऑफिस थ्रू ए रिप्रेजेंटेटिव और एन एजेंट के द्वारा भी इसको खरीदा जा सकता है। ये कौन प्रोवाइड कराते हैं, पोस्ट ऑफिस की कुछ स्कीम्स हैं ये। नाउ अगला पॉइंट इसके बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, एनएससीज आर इशूड इन ₹100, ₹500, 1000, 5000, 10,000 फॉर ए मैच्योरिटी पीरियड 5 ईयर। देयर इज नो प्रिस्क्राइब्ड अपर लिमिट ऑफ द इन्वेस्टमेंट, यानी कि आप एनएससी कितने के ही ले सकते हो, 100 रुपये से लेके आप 10,000, या अपर लिमिट कोई भी हो सकती है आप एनएससी खरीद सकते हो। फिर उसके बाद क्या कहा, एनएससी कैन बी केप्ट एज कोलेटरल सिक्योरिटी टू गेट लोन फ्रॉम बैंक। ये सबसे अच्छी बात है एनएससी की, आप इसको बैंक में या पोस्ट ऑफिस में, बैंक में जाके पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी बैंक से आप इसको लोन भी ले सकते हो एज ए कोलेटरल यानी कि कुछ गिरवी रखना, यानी कि गिरवी रख के भी इसको एनएससी को गिरवी रख के लोन लिया जा सकता है, ये भी अच्छी बात है इसकी। फिर उसके बाद उसने कहा इन्वेस्टमेंट इन एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो आप इसको जो आपकी इनकम टैक्स की रिबेट है अंडर सेक्शन 80C, यानी कि इनकम टैक्स अगर हम पे करते हैं, इनकम टैक्स जो पे किया जाता है उसमें भी आपको छूट मिलेगी अगर इसको आप दिखा देते हो एनएससी को। नाउ नेक्स्ट पॉइंट वी आर डिस्कसिंग किसान विकास पत्र। किसान विकास पत्र केवीपी के बारे में डिस्कस करते हैं हम। केवीपी के बारे में क्या कहा, केवीपी क्या, किसान विकास पत्र इज सेफ एंड लॉन्ग इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है ये, ऑप्शन backed by the government of India which provide interest income similar to bonds, यानी कि आपके इंटरेस्ट इनकम भी जनरेट होती रहेगी इसकी किसान विकास पत्र से। KVP is beneficial for those who are looking for a safe avenue of investment without the pressing need for a regular source of income। अगर रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम चाहिए तो भी आपके लिए ये किसान विकास पत्र आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, तो इसको भी आप खरीद सकते हो। फिर उसने कहा पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, यानी कि पहले ये किसके पास था, आपका राइट पोस्ट ऑफिस के पास था, पोस्ट ऑफिस के पास था, लेकिन आजकल बैंकिंग को भी दे दिया गया है, बैंक में भी जाके आप अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं, यानी कि 1.5 लाख रुपए तक का आप इसमें जमा करा सकते हैं और इनकम टैक्स में रिबेट ले सकते हैं पीपीएफ अकाउंट में पैसा जमा कराने से। और इसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है पीपीएफ की, 15 साल है, उसको आप एक्सटेंड भी करा सकते हैं, उससे आपका अच्छा खासा पैसा जुड़ जाएगा और फ्यूचर में आपको एक अच्छा अमाउंट मिलेगा और उसको आप यूज कर सकते हैं। पीपीएफ के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। इंडिविजुअल्स हु आर रेजिडेंट इन इंडिया आर एलिजिबल टू ओपन देयर अकाउंट अंडर टू पीपीएफ। इट मे ऑल्सो बी ओपनड अंडर द नेम ऑफ ए माइनर बाय हिज लीगल गार्डियन, यानी कि माइनर्स के नाम से भी हम इसको ओपन किया जा सकता है और खुद भी आप इंडिविजुअल भी या ज्वाइंटली भी इसको ओपन कर सकते हो। फिर उसने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसने क्या कहा, इन्वेस्टमेंट इन पीपीएफ आर रिकरिंग इन नेचर एंड रन ओवर ए 15 ईयर्स पीरियड, यानी कि 15 साल तक आप इसको रन करा सकते हो। रिकरिंग अकाउंट है ये, बार बार हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा 1.5 लाख रुपए की लिमिट है, उसमें आप डाल सकते हो। इसके बाद उसने दूसरा इसके बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहा, annual contributions are mandatory to keep the PPF account active. The minimum and maximum investment are rupees 500 per annum and आजकल क्या है मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 1.5 लाख रुपए। ये आपकी ज़्यादा भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशंस, इसको 1.5 लाख से भी ज़्यादा हो सकती है, वो डिपेंड करेगा गवर्नमेंट की रूल रेगुलेशंस पे। फिर उसने कहा द सब्सक्रिप्शन अंडर पीपीएस shall bear interest at the rate of 8.77% पर एनम, यानी कि सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका किसके पेपर मिलता है, आपको पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड पे मिलता है। इन्वेस्टमेंट इन पीपीएफ
up to rupees 1.5 लाख रुपए per annum qualifies of for income tax rebate under section 80C of income tax act. इनकम टैक्स एक्ट में भी इसकी आपको रिबेट मिल जाएगी अगर आप इनमें से, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे आप इसमें जमा करा दो और सारी अकाउंट वो आपको रिबेट मिलेगी, ऐसा नहीं है। वो रिबेट आपकी 1.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए टोटल मिला के। फिर उसके बाद मंथली इनकम स्कीम, हमारा 5th पॉइंट है मंथली इनकम स्कीम, इसको बोलते हैं MIS, मंथली इनकम स्कीम। MIS के अंदर एक बार देखते हैं हम। MIS के अंदर हमारा यानी कि आप इसमें पैसा जमा करा सकते हो 9 लाख रुपए। अगर 1% इंडिविजुअल जमा कराना है तो 4.5 लाख रुपए, और ज्वाइंटली अगर आपको जमा कराना है तो आप इसके अंदर कितना पैसा जमा करा सकते हो, मैक्सिमम MIS के अंदर 9 लाख रुपए जमा करा सकते हो, और इस पे भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा, अच्छा खासा इंटरेस्ट। आई थिंक 9 लाख रुपए पे आपका आजकल का चल रहा है 4,950, यानी कि 5,000 के राउंड में मंथली आपको पैसा ब्याज मिलता रहेगा, किसमें, मंथली इनकम स्कीम के अंदर। अब इसने कहा द पोस्ट ऑफिस इनकम स्कीम प्रोवाइड्स फॉर मंथली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इनकम टू द इन्वेस्टर्स, यानी कि इन्वेस्टर को मंथली इनकम प्रोवाइड कराता है। एनी इंडिविजुअल कैन बी ओपन द अकाउंट आइदर सिंगल और जॉइंटली, यानी कि इस अकाउंट को कोई भी खोल सकता है, सिंगल भी और डबल भी, जॉइंटली भी खोल सकते हैं इस अकाउंट को। फिर उसने कुछ बात की, द मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज ₹1500 फॉर बोथ सिंगल एंड जॉइंटली, यानी कि पर इसको कम से कम 1500 रुपए तो आपको जमा कराने ही पड़ेंगे। द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट सिंगल अकाउंट इज 4.5 लाख रुपए, 4,50,000, एंड डबल जॉइंटली है तो 9 लाख रुपए। फॉर ए जॉइंट अकाउंट द ड्यूरेशन ऑफ MIS इज 5 ईयर, इसकी ड्यूरेशन है 5 साल है MIS की, 5 साल के बाद दोबारा आपको रिन्यू कराना पड़ता है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका बहुत इसमें पहले की कंपैरिजन में कम है, 6.6 के आसपास है। It is a meant of for those investors who want to invest some amount initially and earn interest on a monthly basis for the livelihood, यानी कि अगर कोई जो मंथली इनकम चाहता है उसके लिए ये अच्छा बढ़िया अकाउंट है। फिर उसके बाद उसने क्या कहा, टेलीकॉम सर्विसेज, यानी कि टेलीकॉम सर्विसेज इन्वॉल्व यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। हमें अगर कोई इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पे भेजनी हो, दैट इज कॉल्ड टेलीकॉम सर्विसेज कहलाती है। इट प्रोवाइड फास्टर, चीपर एंड मोर रिलायबल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि जल्दी हमें अपनी एक जगह से दूसरी जगह पर बात पहुंचानी हो सस्ते तरीके से, तो उसको कहते हैं टेलीकॉम सर्विसेज। उसके टाइप्स क्या हैं, सेलुलर मोबाइल सर्विसेज, यानी कि मोबाइल से आप अपनी बात कोई भी कह सकते हो एक जगह से दूसरी जगह पे, ये एक इक्विपमेंट है जिससे आप अपनी इंफॉर्मेशन दे सकते हो। दीज आर द used to provides voice and non-voice messages, data services, PCO services by utilizing any type of network equipment within the services area। इसके आप नेटवर्क कोई भी यूज कर सकते हो और इस मोबाइल के द्वारा अपनी इस बात दूसरी जगह पे कर सकते हो। फिक्स्ड लाइन सर्विसेज, यानी कि फिक्स्ड लाइन सर्विसेज क्या था, इट प्रोवाइड्स वॉइस एंड नॉन वॉइस मैसेज एंड डाटा सर्विसेज टू एस्टैब्लिश लिंकेजेस फॉर लॉन्ग डिस्टेंस टाइप, यानी कि अगर आपको फाइबर केबल के द्वारा जो ये लैंडलाइन फ़ोन हो जाते हैं, लैंडलाइन फ़ोन होते हैं, उनके द्वारा भी आप अपनी बात, अपनी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पर भेज सकते हो। तो इसके बारे में फिर नाउ नेक्स्ट केबल सर्विसेज, केबल के द्वारा भी आप अपनी एक बात दूसरी जगह पर कर सकते हो, अपनी सर्विसेज दे सकते हो, जैसे इंटरनेट की सर्विसेज भी कह सकते हैं हम केबल। फिर डायरेक्ट टू होम सर्विसेज, DTH सर्विसेज, जैसे DTH में जैसे सैटेलाइट के थ्रू आपको सिग्नल मिलते हैं, जैसे टीवी वगैरह है, सेट टॉप बॉक्स लगाया जाता है, उसमें आप अपनी कोई भी के थ्रू भी आप अपनी इंफॉर्मेशन देख सकते हो या भेज सकते हो। आजकल तो स्मार्ट टीवी आ गए हैं, स्मार्ट DTH आ गए हैं, और आप उसको इंटरनेट से भी अपने मोबाइल से भी कनेक्ट करके आप अपनी इंफॉर्मेशन दे सकते हो। तो दैट्स कॉल्ड DTH, डायरेक्ट टू होम सर्विसेज। इसमें क्या कहा गया, it is a satellite based media services which is received through a satellite with the help of a small dish antenna and to set-top box. DTH services provider offers various channels depending upon the plan, यानी कि आप कोई भी प्लान लेंगे, ये डिपेंड करता है कितनी सर्विसेज लेनी है, कौन सा प्लान लेना है। DTH सर्विस receiver the subscriber of problems and faced under cable network services। आप अपनी कोई भी बात, जो भी प्लान ले सकते हो, महंगा प्लान लेना है तो ज़्यादा सर्विसेज मिलेगी, कम छोटा प्लान लेना है तो सर्विसेज आपको कम देखने को मिलेगी।
ये सारी बातें हमने आज डिस्कस की है। इसके बारे में हम देख लेते हैं एक बार। पहले हमने क्या डिस्कस किया, री इंश्योरेंस डिस्कस किया, री इंश्योरेंस, डबल इंश्योरेंस, इम्पैक्ट ऑफ डबल इंश्योरेंस डिस्कस किया। फिर हमने डिस्कस किए पोस्टल सर्विसेज, फिर हमने टेलीकॉम सर्विसेज। ओके, सी यू। इफ यू हैव फील एनी डाउट माय डियर स्टूडेंट्स, any type of query, you can call with me, you can discuss with me. Okay students, see you in next video.